Hello students, today we will start our next topic. Our next topic is the Great Depression 1929. आज इसमें हम 1929 की ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ल्ड के ऊपर इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा था और इंडिया के ऊपर इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा था। अब जो ग्रेट डिप्रेशन थी ये कब शुरू हुई थी? ये 1929 में शुरू हुई थी और ये कब तक चली थी? 1930 तक ये चली थी। अब जो ये क्या था, काफ़ी सारे वर्ल्ड के जो पार्ट थे उसमें क्या किया गया था, इसको एक्सपीरियंस किया गया था डिप्रेशन को। अब इसकी वजह से क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया था प्रोडक्शन का, एम्प्लॉयमेंट का और इनकम और ट्रेड का। अब इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग हमें नहीं पता है कि जो इसका इम्पैक्ट था डिप्रेशन का अलग अलग कंट्रीज़ पे क्या था, अलग अलग था। टाइमिंग क्या थी, सभी की सेम नहीं थी। अब अगर इन जर्नल में बोला जाए, ज़्यादातर इसका इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ा था? जो एग्रीकल्चर रीजन्स थे और कम्युनिटीज़ थी, वो क्या हुई थी, इससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई थी। अब इसकी वजह से क्या हुआ था, जो एग्रीकल्चर प्राइजेस थे वो काफ़ी कम हो गए थे और लंबे समय तक ये जो प्रोसेस थी वो चलती रही थी। अब जो प्राइजेस थे वो इंडस्ट्रियल गुड्स के, वो भी क्या हो गए थे, कम हो गए थे। अब इस डिप्रेशन की वजह से क्या हुआ कि लोगों के ऊपर बुरा असर पड़ा था, सभी वर्ल्ड के ऊपर, जो जितनी भी इकोनॉमी थी। अब जो इस डिप्रेशन का कॉज था वो केवल एक ही कॉज नहीं था, इसके लिए जो काफ़ी सारे फैक्टर थे, सेवरल फैक्टर्स थे, कॉम्बिनेशन था जो इसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा था। अब जैसा कि हमें पता ही था, जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जो हमारी इकोनॉमी थी वो काफ़ी फ्रेजाइल मीन्स कमज़ोर हो चुकी थी। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो फर्स्ट इफ़ेक्ट था वो हमारा एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन था। जैसा कि यूरोप में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जो अदर कंट्रीज़ थी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे वो फूड ग्रो करने में। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ओवर प्रोडक्शन शुरू हो गया। अब जैसे ही ओवर प्रोडक्शन शुरू होगा तो क्या होगा, प्राइजेस गिरेंगे ही गिरेंगे, क्योंकि कंज्यूमर क्या है, कम है और प्रोडक्शन क्या है, ज़्यादा है। अब जो ये प्राइजेस गिरे, ये इनकम, जिसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर इनकम भी कम हो गई। अब फार्मर ने ट्राई करना शुरू कर दिया था कि वो अपना प्रोडक्शन और बढ़ा देंगे। अब जैसे जैसे प्रोडक्शन और बढ़ता चला जाएगा तो मार्केट को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, उसको मार्केट में वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से ओवरऑल इनकम क्या थी, कम हो रही थी। अब मार्केट को क्या क्या चाहिए, प्रोडक्शन तो चाहिए, लेकिन उसको जो वो स्टॉक करेगी, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, उसे कंज्यूमर भी तो चाहिए, लेकिन कंज्यूमर थे ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन क्या था, इतना ज़्यादा था, सप्लाई बहुत ज़्यादा थी। अब ये मार्केट में क्या हुआ, इसकी वजह से बुरा प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से प्राइजेस लगातार क्या थे, कम होते चले गए। जो फार्म प्रोड्यूस था वो भी क्या होने लग गए थे, अब सड़ने लग गए थे। और किसकी वजह से, क्योंकि बायर्स ही नहीं थे, ख़रीदने वाले कम थे, क्योंकि लोगों की इनकम क्या हो चुकी थी, कम हो चुकी थी। जब इनकम ही नहीं होंगी हमारे पास तो हम कुछ खरीद ही नहीं सकते। अब सेकंड क्या था, मिड 1920s में काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने क्या किया था, जो फाइनेंस ले रखा था, मतलब कि इन्वेस्टमेंट कर रखी थी लोन के थ्रू, कहाँ से, यूएस से। अब इसके ऊपर भी क्या पड़ा, तो इसके लिए इजी था। अब उनके लिए क्या था कि वो इजी करेंगे, क्या करेंगे, जैसे यूएस ने क्या किया, लोन बढ़ा दिए, ज़्यादा देने शुरू कर दिए, क्योंकि यूएस के लिए तो वो अच्छा था, क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अब उसने क्या करना शुरू कर दिया, समुद्र के पार ओवरसीज़ भी लेंडर बढ़ा दिए। अब काफ़ी सारे क्या हुए, पैनिक भी हो गए थे, क्योंकि पैनिक ये हो गए थे क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में क्या था, डिप्रेशन आई हुई थी, जिसकी वजह से अब वो भी थोड़ा सा अवेयर हो गया था, जो यूएस था। अब ये ट्रबल का वहाँ पे क्या था, फर्स्ट साइन था यूएस के लिए। अब जो फर्स्ट हाफ था 1928 का, जो यूएस के जो ओवरसीज़ थे अमाउंट कितना था, 1 बिलियन था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ ही टाइम में क्या हो गया था, वो एक क्वार्टर ही रह गया था, बहुत कम रह गया था। अब जो कंट्री थी
वो डिपेंड हो गई, जो डिपेंड थी क्रूशियली मुख्य रूप से यूएस लोन के ऊपर। अब उनको क्या करना पड़ा, काफ़ी सारे जो क्राइसिस से संकटों का सामना करना पड़ा। अब विड्रॉल था जो यूएस लोन, उसने भी अफेक्ट डाला था पूरी की पूरी वर्ल्ड के ऊपर। सब पे क्या था, जो इसका प्रभाव था वो अलग अलग तरीके से था। अब यूरोप भी फेलियर हो रहा था, उसके जो मेजर बैंक्स थे, और जो उसकी करेंसी भी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। और जो ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग थी उसकी भी जो वैल्यू थी वो कम हो गई थी। अब लैटिन अमेरिका में देखा जाए अलग अलग तरह से क्या हुए, जो एग्रीकल्चर प्राइजेस थे और रॉ मटेरियल प्राइजेस थे वो भी क्या हो गए थे, काफ़ी कम हो गए थे। अब यूएस ने क्या अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया कि वो अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करेगा, वो दूसरों को लोन नहीं देगा। इसलिए उसने डिप्रेशन से उभरने के लिए क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाना शुरू कर दी। मतलब कि जो दूसरे देशों से सामान ख़रीदा जा रहा है उसके ऊपर क्या करेगा, वो टैक्सेस को डबल कर देगा ताकि वो अपनी इकोनॉमी को सुधार सके। अब जो यूएस की इंडस्ट्रियल थी कंट्री थी, वो उसको भी क्या पड़ा था, इसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा था, क्योंकि प्राइजेस क्या हो गए थे, गिर गए थे, और साथ के साथ डिप्रेशन आ गई थी। अब जो यूएस के बैंक थे वो भी स्लैश्ड, मतलब कि बंद हो गए थे। जो डोमेस्टिक लैंडिंग थे, जो घरेलू ये लोन देने वाले थे, उनके ऊपर भी क्या पड़ा था, प्रभाव पड़ा था। और बैंकों ने क्या करना शुरू कर दिया था कि अपने जो लोन दे रखे थे उनको वापस लेना शुरू कर दिया था। अब जो फार्मर्स थे वो अपने हार्वेस्ट को बेच नहीं सकते थे। अब हाउस होल्ड थे वो भी बर्बाद हो चुके थे और बिजनेस भी कोलैप्स हो चुके थे। फेस्ड विद फॉलिंग इनकम, मैनी हाउस होल्ड इन द यूएस कुड नॉट रीपे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इनकम गिर गई। अब लोगों ने जो हाउस होल्ड के लिए जो भी लोन ले रखे थे, जो उसमें रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन के लिए, अब इसकी वजह से क्या हुआ, वो रीपे नहीं कर पा रहे थे जो उन्होंने बोरो कर रखा था। अब उनको फोर्स किया गया कि वो अपने घरों को छोड़ दे, जो कार्स और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, जो भी उन्होंने चीज़ें खरीद रखी हैं। अब जो इसकी वजह से क्या हुआ, जो कंज्यूमरिस्ट प्रॉस्पेरिटी थी वो भी क्या हो गई, लोग जो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया था वो धूल की तरह क्या था, लग रहा था कि जैसे धूल का क्या हो, एक बादल हो, वो डिसअपीयर हो गया था। जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो भी काफ़ी बढ़ रही थी। पीपल ने अब क्या करना शुरू कर दिया था, ट्रक्ड, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना शुरू कर दिया था काम की तलाश में। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो यूएस बैंकिंग सिस्टम था वो भी कोलैप्स्ड हो गया था। वो भी अनेबल हो रहा था कि वो इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सके, कि उसके लोन को कैसे कलेक्ट करे। जो डिपॉजिटर्स थे जिन्होंने पैसा बैंक में जमा करवा रखा था उनको कैसे पैसे दे। थाउजेंड्स ऑफ जो बैंक थे वो भी बैंकरप्ट हो गए थे, कि मतलब कि ये पे नहीं कर सकते हैं लोगों को। अब इसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी सारे बैंक बंद हो गए। अब ये जो नंबर में फिनोमिना था ये कितना था, 1933 में क्या था, 4000 बैंक्स क्लोज हो गए थे। और बिटवीन 1929 और 32 में क्या हुआ, 1,10,000 जो कंपनीज थी वो भी क्या हो गई थी, कोलैप्स्ड हो गई थी। अब 1935 में क्या हुआ, धीरे धीरे उनको कोई चांस दिखाई देने लगा मोडेस्ट इकोनॉमिक रिकवरी का, कि वो क्या करेंगे, अपनी जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ है उसके थ्रू क्या कर लेंगे, वो इकोनॉमी को रिकवर कर लेंगे। लेकिन जो ग्रेट डिप्रेशन थी, जो इसका इफ़ेक्ट था सोसाइटी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर और इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा पड़ा था और ये जल्दी से जो पीपल के माइंड से निकलने वाला नहीं था। इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इंडिया के ऊपर इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा था। अगर हम देखते हैं कि जो डिप्रेशन का इफ़ेक्ट था वो इंडिया ने भी रियलाइज़ किया। कैसे किया, क्योंकि पीछे हमने चैप्टर में पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से कंट्रीज़ क्या हो गई थी, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही थी और वो ट्रेड के थ्रू थी। अब जब एक कंट्री को कोई भी सामना करना पड़ेगा किसी भी चीज़ का, संकट का हो, तो उसके ट्रेड को क्या होंगे, इफ़ेक्ट होंगे। तो इसकी वजह से उनको इफ़ेक्ट हो रहा था। अब ये इसकी वजह से क्या हुआ,
जो इफ़ेक्ट पड़ा वो केवल वर्ल्ड की इकोनॉमी पे ही नहीं बल्कि किस पे पड़ेगा, जो पीपल्स की लिविंग स्टैंडर्ड है उसके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ा। अब 19th सेंचुरी में जैसा कि आप सभी जानते हो उसमें क्या था, इंडिया को क्या सा बोला जाता था, कॉलोनियल इंडिया बोला जाता था। मतलब कि ब्रिटिश का क्या था, इंडिया के ऊपर राज था। और जो इंडिया क्या था, एक्सपोर्टर किसका था, एग्रीकल्चर गुड्स का था, और इम्पोर्टर किसका था, वो मैन्युफैक्चरर्स का। अब ये जो डिप्रेशन थी इमीडिएटली अफेक्ट किया उसने इंडियन ट्रेड को। जो इंडिया के एक्सपोर्ट थे और इंपोर्ट थे वो लगभग कितने रह गए थे, आधे रह गए थे। अब जो इंटरनेशनल प्राइस थी वो भी क्रैश्ड हो गए थे। प्राइजेस ऑफ इंडिया में भी क्या हुआ, काफ़ी कम हो गए थे। बिटवीन 1928 और 1934 में जो वीट के प्राइजेस थे वो कितने गिर गए थे, 50% तक। अब जो पीजेंट्स थे और फार्मर्स थे उनको क्या करना पड़ रहा था, काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा था। अब जो एग्रीकल्चर प्राइजेस धीरे धीरे तो गिरते जा रहे थे। अब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया कि जो वो रिवेन्यू की उसने डिमांड की है वो उसको कम नहीं करेगी। अब जो पीजेंट्स ने प्रोड्यूस कर रखा था वर्ल्ड की मार्केट के लिए, उसको उससे काफ़ी उनको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एग्ज़ाम्पल कंसीडर करते हैं जो जूट प्रोड्यूसर्स थे बंगाल के। अब उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया। जो ग्रो करते थे वो रॉ जूट, अब उसको प्रोसेस किस में किया जाता था, फैक्ट्री में, फॉर एक्सपोर्ट किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ गनी बैग। बल्कि रॉ मटेरियल जो रॉ जूट थी वो ब्रिटेन में जाती थी और वहाँ से मशीनों के थ्रू प्रोसेस होके फिर क्या किया जाता था, उसका एक्सपोर्ट किया जाता था गनी बैग्स बना के। बट जो गनी एक्सपोर्ट थे वो भी कोलैप्स हो गए थे। जो रॉ मटेरियल था जूट का वो भी क्रैश हो गया था, मोर देन 60%। प्राइजेस क्या हो गए थे, कम हो गए थे। अब जो पीजेंट्स ने उधार ले रखा था कि इस आशा में कि वो क्या करेंगे, आने वाले टाइम में उनको ज़्यादा इनकम होगी, उनका जो आउटपुट वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और साथ के साथ उनकी इनकम हायर हो जाएगी। तो लेकिन उसकी वजह से क्या करना पड़ा, उन्हें फेस करना पड़ा डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि प्राइजेस कम हो गए थे और वो कर्ज़ों के जाल में डूब गए थे। अब इसके जो बंगाल जूट ग्रोवर्स थे, लैमनेट उन्होंने कविता लिखी है, ये आप पढ़ लेना। अब लास्ट है हमारा अक्रॉस इंडिया पीजेंट्स इंडेप्टनेस इंक्रीज। पूरे के पूरे इंडिया में क्या था, लोग क्या थे, ऋण के जाल में फंस गए थे। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पैसा तो आ ही नहीं रहा था उनके पास जो शेविंग थी, जो मॉर्गेज लैंड थी, उनको बेचना शुरू कर दिया। साथ के साथ जो ज्वेलरी और प्रीशियस मेटल थे उनको भी बेचना शुरू कर दिया ताकि जो उनके डेली के खर्चे हैं उनको पूरा कर सके। अब ये जो डिप्रेशन के ईयर्स थे इंडिया में, कि इसकी वजह से क्या हुआ, जो एक्सपोर्टर था इंडिया उस टाइम पे प्रीशियस मेटल का, मतलब कि वो मेटल जैसे गोल्ड था, सिल्वर था, वो लेता था और रॉ मटेरियल वो देता था। अब जो फेमस इकोनॉमिस्ट था जॉन मेनियार्ड कीन्स ने सोचा जो इंडियन गोल्ड है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा और किस में हेल्प करेगा, ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी करने में। लेकिन जो सर्टेनली किस में हेल्प की, उसने स्पीड अप ब्रिटेन की इकोनॉमी को रिकवर करने में। जो इंडियन जो पीजेंट्स थे उसके ऊपर जो इसका इफ़ेक्ट था वो बहुत ही कम पड़ा था। अब जो रूरल इंडियाज़ थे, अब उन्होंने किसकी तरफ देखा, दस अनरेस्ट विद, ज़्यादातर लोग किसके साथ थे, महात्मा गांधी के साथ थे, क्योंकि उस टाइम महात्मा गांधी ने क्या चलाया हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया हुआ था। लोग इस डिप्रेशन क्या थी इस टाइम पे काफ़ी हाईएस्ट पोजीशन पे थी, तो महात्मा गांधी ने क्या लॉन्च किया था, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट लॉन्च किया था। और ये इसमें ज़्यादातर किसने पार्ट लिया था, किसानों ने लिया था, क्योंकि उनकी जो दशा थी वो काफ़ी ख़राब थी। अब जो डिप्रेशन ने प्रूव कर दिया लेस ग्रीन फॉर अर्बन एरियाज़। लेस ग्रीन का मतलब है कि जो इसका इफ़ेक्ट था
वो क्या था, काफ़ी कम था अर्बन इंडिया के अंदर। बिकॉज द फॉलिंग ऑफ प्राइजेस थे, उसका इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ा क्योंकि उनकी इनकम क्या थी, फिक्स थी। से टाउन ड्वेलर्स, लैंड ओनर्स जो क्या करते थे, किराया क्या करते थे, फिक्स था उनका जो लेते थे, और जो मिडिल क्लास थे उनकी सैलरी भी फिक्स थी। नाउ फाउंड दैम, उन्होंने अपने आप को क्या पाया, दूसरों से बेटर पाया। लेकिन एवरीथिंग, क्योंकि उनके लिए क्या था, एवरीथिंग कॉस्टलेस था। मतलब वो कुछ भी प्रोड्यूस तो करते ही नहीं थे शहरों में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो मार्केट से ख़रीदते थे। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट थी, अब क्या हो गई थी, ग्रू करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने प्लान बनाया, साथ के साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सटेंड कर दिए टैरिफ प्रोडक्शन। जैसे यूएस ने किया था, एक्साइज ड्यूटी लगा दी थी ना इंपोर्ट के ऊपर, ऐसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या किया, टैरिफ प्रोडक्शन शुरू कर दी इंडस्ट्रीज़ के लिए, अंडर द प्रेशर ऑफ नेशनलिस्ट ओपिनियन। और ये जो नेशनलिस्ट थे, जो मूवमेंट में खड़े थे, उनके ओपिनियन लेने के बाद क्या करना शुरू कर दिया, उसने टैरिफ लगा दी, ताकि इंपोर्ट क्या होंगे, कम से कम होंगे, तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी सुधर जाएगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के कॉजेज़ कैसे बने, बल्कि सेकंड वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू हुआ, उसके क्या कारण थे, उसके बारे में हम, और उसमें कैसे सुधार हुआ, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।